हेलो एस्पिरेंट, इस सीरीज के कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चंस का डिस्कशन सुबह प्रेफरेबली किया जाता है और आंसर का डिस्कशन लेट इवनिंग में, जिससे कि आपको टाइम मिल सके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। इस बीच जिन एस्पिरेंट्स को अपना आंसर फ्री इवेलुएट कराना है तो वो इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। इसके अलावा इन डेली क्वेश्चंस को फर्दर क्लासिफाई किया है सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसका फायदा यह होगा, एस्पिरेंट्स का स्टैटिक पोर्शन अभी कंप्लीट नहीं है या फिर उनका कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही कंप्लीट है, फॉर एग्जांपल GS1 का आर्ट एंड कल्चर, तो ऐसे एस्पिरेंट डायरेक्ट चैनल पर जाकर GS1 की प्लेलिस्ट खोल सकते हैं और उसमें दिए गए सारे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन एंड आंसर के डिस्कशन को देख सकते हैं और साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जिन्हें 1 या 2 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं डेली। बाकी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस तो आप डेली प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, क्योंकि उनके लिए मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड नॉलेज ही चाहिए होती है। इस तरह आप अपनी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने के साथ साथ उन टॉपिक्स को भी लर्न और रिवाइज कर पाते हैं जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। यह इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें अपनी कॉपीज फ्री इवैल्यूएशन के लिए सेंड करनी है। प्लीज़ सबसे पहली बात, एक फाइल में एक ही आंसर को भेजें, वरना जितने आंसर्स होंगे उस पर्टिकुलर फाइल को रिवर्ट बैक करने में उतना ही टाइम लगेगा। अपनी फाइल का फॉर्मेट PDF ही रखें, जिससे कि एनोटेशन मतलब रिमार्क्स लिखने में आसानी हो, और अपने क्वेश्चन और आंसर के अलावा कुछ भी ना लिखें, ना ईमेल आईडी, ना नाम, ना सब्जेक्ट, क्योंकि जितनी क्लियर कॉपी होगी उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा रिमार्क्स लिखने के लिए। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको आपकी कॉपी इवेलुएट होकर 2 से 3 दिन में मिल सकती है, पर कभी कभी कॉपीज़ का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए 5 से 7 दिन का भी समय लग सकता है। एंड सिंसियर अपॉलॉजीज टू दोज स्टूडेंट्स जो हिंदी फॉर्मल लैंग्वेज में अपनी कॉपीज़ को इवेलुएट कराना चाहते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की कॉपीज़ को इवेलुएट कराना चाहते हैं। फिलहाल यह अभी पॉसिबल नहीं है, मे बी इन नियर फ्यूचर इफ इट गेट पॉसिबल वी विल लेट यू नो। लास्टली, क्रिस्प कंटेंट से कनेक्ट होने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रियल टाइम PDF लिंक्स को शेयर किया जा सकता है, और आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अपने फीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज हर तरह के क्लासिफिकेशन से आप रीड कर पाएंगे। फिलहाल अभी ये ग्रेजुअली अपडेट होती है, फ्यूचर में इसकी स्पीड और तेज हो जाएगी अपडेट होने की। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा, आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट। यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काउ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे।
क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है, और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं, और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। What is स्वनिधि योजना? What are the challenges and opportunities associated with this policy? इसे आप GS2 के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। मेंस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि इसी पर्टिकुलर योजना के बारे में पूछा जाए, क्योंकि अभी और भी योजना है जो हो सकता है इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट हो। पर प्रीलिम्स के लिए ऑलमोस्ट बीते टाइम में जो भी रेलेवेंट योजनाएं हैं उनके बारे में फैक्ट्स और डिटेल्स का पता होना ज़रूरी है। इसलिए आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे जिससे कि हमें थोड़ी जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में पता चल जाए और एक बार का रिवीजन हो जाए। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपको इसके कंटेक्स्ट के बारे में पता चल गया होगा कि यहाँ पर ब्रॉड थीम स्वनिधि योजना के बारे में बात हो रही है। फिर क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं। पहले तो हमें स्वनिधि योजना के बारे में बताना है, फिर उसके बाद चैलेंजेस के बारे में बताना है, और उससे एसोसिएटेड कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उनको हमें लिस्ट आउट करना है। इस तरह हमें क्वेश्चन के बारे में पता चलता है कि 3 चीज़ें पूछी गई हैं जो क्वेश्चन के आंसर में होनी ही चाहिए। लेकिन अब इन चीज़ों के बारे में जो पूछा गया है उनके लिए कंटेंट कहाँ से लेकर आएँ? तो जो लोग अभी रिगरस प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास कंटेंट पहले से ही होगा, क्योंकि वो न्यूज़, डेली न्यूज़, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स वगैरह को पढ़ रहे होंगे। इनके अलावा जो बिगनर हैं वो वेबसाइट्स का सहारा ले सकते हैं, न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं, या फिर कोई भी करंट अफेयर मैगजीन के अंदर इसके बारे में आया होगा तो आप वहाँ से भी कंटेंट को ले सकते हैं, रेलेवेंट कंटेंट को जो क्वेश्चन ने पूछा है वही। अब बात करते हैं कि इस आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करें, क्योंकि हमारे पास कंटेंट मिल गया है, लेकिन एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए इसे इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के अंदर कैसे लिखें। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझने के बाद उसे स्ट्रक्चर करना बहुत आसान हो जाता है। लेट मी टेल यू। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर स्वनिधि योजना के बारे में आप बताएंगे ब्रीफली, फिर उसके फीचर्स के बारे में आप बता सकते हैं। मेन बॉडी के अंदर आप चैलेंजेस की सब हेडिंग सेपरेट बनाकर लिख सकते हैं, और फिर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी एक प्रॉपर सब हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। आंसर जितना पॉइंट वाइज और टू द पॉइंट होगा उतना ही बेटर रहेगा एग्जामिनर को इवेल्युएट करने में। और फिर आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं ओवरऑल जो योजना है उसकी सिग्निफिकेंस को बताकर। तो आपके पास अब एक आंसर को लिखने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो हैं, तो कोशिश करिए इसे लिखने की। यह डुएबल है, आप लिख सकते हैं। इसके आंसर की हिंट्स को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। देखेंगे कि किस तरह से हम इस आंसर के अंदर क्या कंटेंट लिख सकते हैं। ये कुछ हिंट्स हैं जिनकी वजह से आपको गाइडेंस मिलेगी कि आंसर के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। इनके अलावा अगर आपके पास और कोई पॉइंट्स हैं तो डेफिनेटली आप उन्हें लिख सकते हैं। तो बात करते हैं इस आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप कैसे करेंगे। देखिए, प्रिफर करा करिए कि जब भी इंट्रोडक्शन लिखें उसे पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखें, ज़्यादा बड़ा नहीं, आप कंसाइज फॉर्म में 4-5 लाइन में, अकॉर्डिंग टू योर हैंड राइटिंग आप कितना स्पेस लेते हैं
तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो दिखेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन बेटर लगेगा और एग्जामिनर को लगेगा कि आपने क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आगे भी लिखी होगी। आप इस तरह बता सकते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना को लॉन्च किया। अब इसे क्यों लॉन्च किया? क्योंकि कोविड-19 आउटब्रेक है और उसकी वजह से जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, वो काफ़ी हिट हुए, तो उनको रिवाइव करने की होप में इस स्कीम को लॉन्च किया। आप इतना बताएंगे और आपका इंट्रोडक्शन सही रहेगा। आप इसके अंदर डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि वो सारी डिटेलिंग आप मेन बॉडी के अंदर करेंगे। आप कोशिश करते हैं कि इंट्रोडक्शन में सिर्फ ओवरव्यू दिया जाए। अब आप इस तरह से बेनिफिशरीज के बारे में बता सकते हैं, कौन कौन इस स्कीम के बेनिफिशरी हो सकते हैं। पहले आप स्ट्रीट वेंडर्स का नाम लिख सकते हैं, सलून ओनर्स, फिर स्ट्रीट कार्टर्स या लॉन्ड्री, एंड येस आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका आंसर वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग हो और जो भी पूछा है क्वेश्चन की जो भी डिमांड है वो सारी मीट हो, मतलब आपने मेंशन करी हो। तो जैसे कि चैलेंजेस के बारे में बात करनी है, क्योंकि क्वेश्चन की दूसरी डिमांड यही है तो हम बताएंगे चैलेंजेस। सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इंटेंडेड बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि माइग्रेशन की वजह से आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं रियल बेनिफिशरीज को पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऐसे बेनिफिशरीज को पहचानना जिनका बिजनेस कोविड-19 की वजह से हिट हुआ है, यह पहचानना काफ़ी मुश्किल होगा। अब बात करेंगे डिजिटल लिटरेसी की और इंटरनेट पेनिट्रेशन की। यहाँ पे इंडिया के अंदर 45% के पास ही इंटरनेट कनेक्शन का एक्सेस है। इसकी वजह से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी चैलेंजेस आ सकते हैं। और फिर फाइनली आप बता सकते हैं कि बैंक्स के ऊपर पहले से ही बर्डन है कोविड-19 की वजह से, और हमारी इकोनॉमी, क्या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इतनी हिट हो रही है, तो यह और बर्डन हमारी बैंक्स के ऊपर डाल सकता है। क्वेश्चन की अगली डिमांड को एड्रेस करते हुए हम सब हेडिंग बनाएंगे अपॉर्चुनिटीज़ और उसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे उन्हें लिस्ट आउट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये नीड है। जिस तरह का समय अभी चल रहा है तो इस तरह की स्कीम काफ़ी हेल्पफुल रहेगी उन स्मॉल एंटरप्राइजेज और बिजनेस को फॉर्मल लोन देने के लिए जिन्हें अभी इस कोविड-19 की वजह से ज़्यादा सफ़र होना पड़ा। इसके अंदर 10,000 रुपीज़ लोन की अपॉर्चुनिटी है और जिन्होंने इसे टाइमली पूरा कर दिया, जिन्होंने मतलब 10,000 को टाइमली दे दिया, तो उनका आगे 20,000 तक का लोन अवेल कर सकते हैं। इसकी वजह से एक और अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी, वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन। डिजिटल ट्रांजैक्शन को एनकरेजमेंट मिलेगा और इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और जो पर्सन जो नीड है जिसे, उसी को ही डायरेक्ट बेनिफिट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, इन लोन को अवेल करने के लिए कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, पेपर वर्क वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि पुअर लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। तो ये कुछ हिंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जिन्हें आप मेंशन कर सकते हैं और आप वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और पॉइंट्स होंगे तो डेफिनेटली आप लिखेंगे, लेकिन मेक श्योर कि वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ही हो, रेलिवेंट हो। अब आगे देखते हैं कि आंसर को कंक्लूड कैसे कर सकते हैं। तो इतना बताने के बाद वैसे भी आपके पास जो वर्ड लिमिट है काफ़ी ख़त्म होने को होती है, इसलिए आप कंक्लूजन बहुत सिंपल वे में बोल सकते हैं कि इस योजना से कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और इकोनॉमी को एक फिलिप मिलेगा। और जिस तरह से ज़्यादा असर पड़ा है हमारे स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह को पेंडेमिक की वजह से, उस सारे शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए एक सकर की तरह काम कर सकती है। So you can write capacity building and Philippine Indian economy is the underpinning factor of PM Swanidhi Yojana and it will act as a sucker in this pandemic crisis। और इस तरह से आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइन्स के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाएं। इतना ही इस वीडियो में।
कीप राइडिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।